लड़की की 11 साल की उम्र में हो जाती है शादी और 11 साल के बाद जब वो अपने घर पर रहती है और पंचों के बीच में तय होता है कि जब लड़की की उम्र हो जाएगी शादी के लायक, जब ये बालिग हो जाएंगे तब इस लड़की का गौना कर दिया जाएगा। अक्सर गांव में, राजस्थान में ऐसा ही होता है कि बड़ी बहन के साथ छोटी बहन की भी शादी कर दी जाती है या फिर छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है और उसके बाद गौना किया जाता है। इस लड़की के भी साथ ऐसा था, लेकिन लड़की पढ़ लिख कर जज बन जाती है और उसका पति रह जाता है। अपनी एक उनकी कारपेंटर की दुकान थी, यानी कि खातीपना जो होता है उसकी दुकान थी। लकड़ियां छीलना और विंडो बनाना, खिड़की बनाना, चारपाई बनाना, ये उनका पुश्तैनी काम था। ये उसी को करते रह जाता है। पति बार भी फेल होता है। आइए जानते हैं क्या ये इस लड़के को जज बनने के बाद भी इसकी पत्नी बनकर आती है या फिर इससे तलाक ले लेती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने राजस्थान की एक सच्ची घटना लेकर आई हूं और इतनी प्रेरणादायक है। अगर आप इसे गौर से सुनोगे तो वाकई में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से है। यहाँ पर एक परिवार, जिस परिवार में एक लड़की होता है अंजू, जिसके माता पिता गरीबी हालत से थे, तो उसकी शादी बचपन में ही एक ऐसे ही अपने जैसे परिवार में तय कर देते हैं और धूमधाम से शादी करते हैं। लड़की की उम्र महज 11 साल होती है और लड़के की उम्र 15 साल होती है। लड़की उस समय 8वीं क्लास में पढ़ती है और लड़का उस समय 10वीं क्लास में पढ़ता है और दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को पसंद कर उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी के बाद लड़की को उसी के घर रख लिया जाता है, उसे विदा नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर एक रस्म होती है गौने की, जो कि जब वो लड़की बालिग हो जाती तब अदा की जाती और तब उस लड़की को गाजे बाजे के साथ उसके ससुराल भेजा जाता। यही सोच के साथ लड़की अपने घर पर रहती है। वो अपने घर पर रहकर अपनी 8वीं क्लास पास करती है। इधर लड़का अपने घर पर रहकर अपनी 10वीं क्लास पास करता है, लेकिन वो लड़का पढ़ने में कमजोर था और वो 10वीं में ही फेल हो जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। लड़की 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कर लेती है और 10वीं और जो 12वीं करती है वो सभी 90% से ऊपर उसके नंबर आते हैं। इतनी तेज वो पढ़ाई में होती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं अपनी बेटी की इस तेज बुद्धि को देखकर। इधर ससुराल वालों को भी जब पता चलता है कि हमारी बहू पढ़ने में इतना होशियार है, तो वो भी फूले नहीं समाते हैं। वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेटा भले ही कम पढ़ा, हमारी बहू अच्छी पढ़ लिख जाएगी, इसकी हमें खुशी है। जब भी उसका रिजल्ट आया करता, ससुराल वाले भी बहुत खुशी मनाया करते, लड्डू बंटवाया करते और मायके वाले तो खुश हो ही जाते। लेकिन जब ससुराल वाले लड्डू बंटवाया करते तो उनके आस पड़ोसी ये बात कहा करते थे कि तुम्हारी बहू तो पढ़ने में इतनी तेज है और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं आता है, तो हमें नहीं लगता कि तुम्हारी बहू का गौना तुम्हारे ही घर में होगा। अब वो इतनी पढ़ लिख रही है तो वो अपने फैसले अपने हिसाब से लेगी और तुम्हारे इस अनपढ़ बेटे के पास क्यों आएगी, क्यों इसके साथ वो जिंदगी बिताएगी। इस बात की सोच उसकी माँ रखती है, जो शंकर है। उसका पति का नाम शंकर होता है। शंकर की माँ अपने पति से कहती है कि ये लोग कह तो सही रहे हैं, हमारी जो पुत्र वधू है वो बहुत होशियार है पढ़ने में, और हमारा बेटा तो 10वीं भी फेल हो गया, 12वीं भी जैसे तैसे फेल होकर ही वो रह गया और अब वो अपने पिता के साथ उसके पुश्तैनी काम में लग पड़ता है। सारा दिन लकड़ी छीलता रहता है, सारे दिन लकड़ियों में कीले ठोकता रहता है। यही सिलसिला चल रहा था। कई बार उसके माता पिता इस बात पर सोच विचार करा करते। उधर वो लड़की अंजू है, वो आगे पढ़ना चाहती है, 12वीं पास कर चुकी थी। तभी उसके मायके वाले कहते हैं कि बेटा, अब तुम हमारी ही नहीं हो, तुम पर इतना ही हक तुम्हारे ससुराल वालों का है, तो उन्हें पूछना पड़ेगा कि तुम्हें आगे पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए। जैसे ही लड़की के माता पिता ससुराल वालों से बात करते हैं तो वो सामने से कहते हैं कि समधी जी, अगर हमारी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए, कम से कम घर में एक तो पढ़ा लिखा होगा, मेरा बेटा तो वैसे भी नहीं पढ़ता है। और धीरे धीरे वो मान जाते हैं सारी बातें। फिर शंकर का छोटा भाई बड़ा हो जाता है, शंकर भी बड़ा हो जाता है, लेकिन शंकर की तो शादी हो चुकी थी। अब उसके छोटे भाई की शादी कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। लड़की वाले भी उस शादी में आते हैं, अंजू के माता पिता भी, लेकिन अंजू नहीं आती है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में लगी रहा करती थी। अब वो वहां पर आते हैं तो लड़के वाले बहुत खुश होते हैं।
वो शादी अच्छे से निपटती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और शंकर का जो छोटा भाई है उसको एक बेटा हो जाता है। जैसे ही सारे गांव में बेटे होने की रस्में निभाई जाती हैं, लड्डू बंटवाए जाते हैं, तो पड़ोसी यही कहते हैं कि देखो, छोटे भाई को तो बेटा भी हो गया और बड़े भाई की पत्नी अभी आई ही नहीं है, पता नहीं बेचारे की आएगी या नहीं भी। इस बात को सुनकर परिवार वाले चुप हो जाते हैं, लेकिन मन ही मन माता पिता सोचते हैं कहीं ये बात सच तो नहीं। तभी वो उन लड़की वालों से कांटेक्ट करते हैं, अंजू के माता पिता से, कि अब लड़की की पढ़ाई बहुत हो गई है, क्यों ना अब उसे घर भेज दिया जाए। तभी लड़के वाले कहते हैं कि हमारी बेटी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है और अब वो आगे पढ़ना चाहती है। लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लॉ करने के लिए शहर में भेज देते हैं। वहां पे तैयारी करती है, दिन रात पढ़ाई करती है और माता पिता पढ़ाई में पैसे जो उनसे बनता था वो देते थे, लेकिन वो लड़की बहुत ही सादे तरीके से अपनी पढ़ाई करती है। वहां पर रहकर वो बहुत कम ही सुख सुविधाओं में पढ़ाई करती है। रात के 9 बजे वो अपने कमरे से वापस आया करती है और तब सब्जी वगैरह लिया करती और तब ही चली जाया करती। दिन के उजाले में वो कमरे से बाहर तक नहीं आती है, क्योंकि वो सोचती है कि जब शाम के समय सब्जी सस्ती मिलती है तो मेरा खर्च कम रुपयों में चल जाएगा। इधर एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है कुमार, जो कि बहुत ही अमीर परिवार से होता है। वो भी रात के 9 बजे सब्जी लेने आया करता है और वो उसे देखता है तो उसे बहुत अचंभा होता है, क्योंकि अक्सर जो लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं वो शाम के 5-6 बजे ही जो भी खरीदना होता है वो खरीदती हैं, घूमती फिरती हैं और उसके बाद ऊपर जाया करती हैं अपने अपने कमरों में। लेकिन वो लड़की अपनी बिल्डिंग से रात को ही निकला करती। तभी कुमार उससे बातें करने लगता है और वो भी उससे बातें करने लगती है। तो कुमार पूछता है कि तुम रात को क्यों आती हो? तो तभी अंजू पूछती है कि आप भी तो रात को ही आते हो। तभी कुमार कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ अगर मैं आ जाऊं 6 बजे 7 बजे तो वो मेरे 2 से ढाई घंटे बर्बाद कर देंगे, जो कि मेरे पढ़ने का वक्त है। वो भी वहां पर लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो वो कहती है कि आप अपना वक्त बचाने के लिए आते हो इस समय और मैं अपने पैसे बचाने के लिए इस समय आती हूँ। तभी वो सुनकर हंसने लगता है और दोनों में एक सिंपल सी दोस्ती हो जाती है। दोनों अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। एक दिन उस लड़की का सिस्टम खराब हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है। तो वो कुमार से मदद मांगती है और कुमार जब उसके कमरे पर आता है तो वो देखता है बस एक चटाई और एक बिस्तर है और किताबें रखी हुई हैं और एक सिस्टम है। बाकी उसके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं है और खाना बनाने के लिए एक छोटी सी गैस रखी हुई है। तभी वो देखकर कहता है कि तुम यहाँ कैसे रह लेती हो, क्योंकि कुमार बहुत ही बड़ी फैमिली से था। वो अपने खर्चे बड़े आलीशान तरीके से किया करता था और बहुत शान से रहकर पढ़ाई किया करता था। उसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है कि इतने कम सुख सुविधाओं में ये कैसे पढ़ाई कर लेती है। तभी अंजू कहती है कि मुझे आदत है, बचपन से ही मैंने ऐसे पढ़ाई की है, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। कुमार उस समय उसका सिस्टम ठीक करता है और वहां से चला जाता है। अब कुमार को पता चल चुका था कि अंजू की माली हालत ठीक नहीं है, तो अब वो अंजू की मदद करने लगता है। बार बार जब भी उसे जरूरत होती पैसे दे दिया करता, कुछ खाने के लिए सामान उसके कमरे पर रखवा दिया करता और धीरे धीरे जो भी किताब उसे चाहिए वो किताब ला दिया करता और उसकी इतनी मदद करने लगता है कि वो लड़की लॉ की जो ग्रेजुएशन होती है, एलएलबी कंप्लीट करती है और कंप्लीट करने के बाद अब वो एक अच्छी वकील बन चुकी थी, लेकिन उससे आगे भी उसे पढ़ना था। अब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं, आगे क्या करना है ये बताओ। क्योंकि जब वो लड़की पढ़ने के लिए गई थी तभी उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, किसी के प्यार में मत पड़ना, अपने जीवन को मर्यादा से जीना। और इसी बात को वो अपने ध्यान में रखती है। तभी वो कहती है कि माँ, बाबूजी, मेरे ससुराल वालों से कह दीजिए मुझे अभी और पढ़ना है और आगे का कोर्स होता है पीसीएसजे, जो उसे क्लियर करना था। अब वो उसकी तैयारी में लग जाती है। माता पिता उसका सपोर्ट करते हैं और अब वो पीसीएसजे की तैयारी में लगती है। तो इधर ससुराल वालों का फिर से बुलावा आता है कि भाई, अब तो हमारे घर की बहू को भेज दीजिए। इस बात पर ससुराल वालों से जो लड़की वाले हैं वो ये कह देते हैं कि अब हमारी बेटी बहुत बड़ी वकील बन चुकी है और वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है। एक टेस्ट उसे करना है, इसके बाद देखते हैं, जो वो कहेगी वो हम कर देंगे। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो लड़की पीसीएसजे की तैयारी को कंप्लीट कर उस टेस्ट को भी क्लियर कर देती है। इधर कुमार भी अपना टेस्ट क्लियर करता है और वो भी एक बड़ा वकील बन जाता है।
एक बड़ा वकील के बाद वो भी एक बड़ा जज बन जाता है। दोनों जज बन चुके थे और अब वो प्रैक्टिस के लिए एक कोर्ट में जाती है, वहां पर बैठा करती है और अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करती है। ये सब बातें जब परिवार वालों को पता चलती है तो ढोल नगाड़े बजाते हैं, अपनी बेटी के सम्मान में बहुत खुशियां मनाते हैं। यही बात जब ससुराल वालों को पता चलती है तो वो भी बहुत खुशी मनाते हैं और चारों तरफ मिठाइयां बंटवाते हैं। लेकिन आज भी उनके सामने यही बात खड़ी हो जाती थी कि अगर तुम अपनी बहू के लिए नहीं ला पाए यहाँ पर, तो तुम्हारी ये सारी खुशियां फीकी हैं। जब वो तुम्हारे घर की बहू ही नहीं है तो तुम ये मिठाई क्यों बंटवा रहे हो? तभी लड़की का ससुर कहता है कि अभी तक तो वो हमारे घर की बहू है और हमें बहुत गर्व है कि हमारे घर की बहू ने एक जज बनने की हिम्मत रखी, एक जज बनी, एक सफल जज, और हम इस चीज से खुश हैं। तभी लड़के की माँ कहती है कि कह तो पड़ोस वाले सही ही रहे हैं, कम से कम वहां जाकर पता तो कर लो। तभी वो अपनी गाड़ी में बहुत सारी मिठाइयां रखते हैं और पहुंच जाते हैं लड़की के मायके वालों के यहाँ। लड़की के मायके वालों के यहाँ बहुत ज्यादा रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था, सभी बधाई देने के लिए आ रहे थे। इधर लड़के वाले भी पहुंचते हैं, लेकिन लड़की वाले आज शंकर के माता पिता को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, कोई भी उनसे राजी खुशी नहीं पूछते हैं। वो उन्हें वो मिठाई देकर वापस आ जाते हैं और आकर अब उन्हें डर सताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जो पड़ोसी कहते हैं वो बात शायद सच है और इसी वजह से अब हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तभी उसकी माँ कहती है कि हमारे शंकर ऐसे ही रह जाएगा, हमारे छोटे बेटे को 2 बच्चे हो चुके हैं, उसकी गृहस्थी कितनी खुशहाल है और हमारी बड़ी बहू आएगी नहीं तो इसका तुम कहीं और ही शादी कर दो, कम से कम इसका परिवार तो रहेगा। इस बात पर उसका पिता कहता है कि बिना उनके पूछे मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। अब वो फिर फोन करते हैं लड़की के घर वालों के यहाँ, तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हम बात करते हैं। तभी लड़के का पिता कहता है कि आप जल्दी बात कर बताओ, क्योंकि अगर वो हमारे घर पर आती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर वो मना करती हैं तो वो मना भी कर सकती हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी जज बन चुकी हैं और मेरा बेटा 12वीं फेल है। इस बात पर माता पिता भी सहमत होते हैं और उस लड़की को फोन लगाते हैं। इधर वो लड़की कुमार के साथ रहती थी तो कुमार उसे प्रपोज करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अंजू कह देती है कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, काश मैं तुमसे प्यार कर पाती, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बीतती। अब जब ऐसे ही वो शब्दों को कहती है तो कुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुमार वहां से चला जाता है, लेकिन एक शब्द कहकर जाता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम मुझे बताना तुम्हारा फैसला क्या है। अब जो लड़की है अंजू, वो अपना फैसला लेने के लिए तैयार थी और वो अपने माता पिता के पास पहुंचती है। माता पिता के यहाँ शंकर भी अपने माता पिता के साथ आता है और अब शंकर और अंजू को एक कमरे में अकेले छोड़ दिया जाता है। एक कमरे में अकेले बैठे रहते हैं तो शंकर आते ही अंजू के पैर छूने लगता है। अंजू कहती है, ये आप क्या कर रहे हो, आप मेरे पति हो और आप मेरे पैर नहीं छू सकते। तभी शंकर कहता है कि आप जज साहिबा भी हो और मैं कहाँ अनपढ़ इंसान, और आप इतने बड़े बड़े फैसले लेते हो, मेरे लिए आप जज साहिबा हो। इस बात पर अंजू कहती है कि जज साहिबा, मैं कोर्ट में हूँ, यहाँ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे खुश रख पाओगे? तभी वो कहता है कि मेरी इतनी खुशनसीबी कहाँ कि आप मेरे भाग्य में आए। तभी अंजू कहती है, और अगर मैं आपके भाग्य में आती हूँ तो आप क्या कहोगे? तभी वो कहता है कि अगर आप मेरे भाग्य में आती हो तो मैं अपने आप को जीवन में सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा। मैं समझूंगा कि भगवान ने मेरे लिए एक बहुत ही एक अच्छी सुलझी हुई एक लड़की चुनी है जो मेरे जीवन को सवार देगी, मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं होता है क्या अंजू उसके साथ रहेगी। लेकिन अंजू जब उसकी तरफ देखती है और वो उसके पैर छूता है, उसका इतना आदर सम्मान करता है, क्योंकि शंकर कहता है कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ और तुम तो एक जज साहिबा भी हो, तो तुम्हारा सम्मान करना मेरा फर्ज है और तुम्हें इस चीज का फैसला लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी तुम्हारी बचपन में शादी हो चुकी है तो तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम मेरे साथ चलोगी। तुम पढ़ी लिखी हो, अपने हिसाब का कोई लड़का देखकर तुम शादी कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। तभी अंजू कहती है कि ठीक है, अगर मैं मना करती हूँ तो तुम कैसे रहोगे? तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, भगवान की दी हुई किस्मत को मंजूर करूंगा, लेकिन मैं जीवन भर तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देख पाऊंगा। जब उसके ये शब्द सुनती है तो अंजू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर चलूंगी, तुम इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करो। और अब उसको इतनी खुशी होती है कि वो अंजू को वहीं पर गले लगा लेता है
और खुश हो जाता है। इस बात पर मंजू को भी बहुत खुशी होती है और अब वो बाहर आते हैं। यहाँ जो लड़की वाले थे उनको पूरा विश्वास था कि हमारी बेटी मना करेगी, क्योंकि वो कुमार के बारे में जानते थे कि कुमार ने इसकी बहुत मदद की है पढ़ाई में और वो इसका अच्छा दोस्त है। वो समझते थे कि ये कुमार के साथ ही रहेगी, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होता है। लेकिन उल्टे पर भी वो माता पिता बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बेटा तुमने हमारे संस्कारों की लाज रख ली, चार बिरादरी में आज हमारा नाम होगा। हमारी इतनी पढ़ी लिखी बेटी को जरा भी घमंड नहीं है और उसने उसी लड़के को चुना जिससे उसकी शादी हो चुकी थी। अब लड़के वाले भी खुश और लड़की वाले भी खुश हो जाते हैं और इस तरीके से मंजू एक मिसाल कायम करती है। आसपास के सभी गांव में उसके चर्चे हो जाते हैं और सब उसकी मिसाल देने लगते हैं। वहां शादी गौना होता है, धूम धड़ाके से वो जाती है और जितने भी पड़ोसी थे सबके मुंह बंद हो जाते हैं और वो वहां बहुत अच्छे से रहती है। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। जब वहां कुमार से मिलती है तो कुमार से कहती है कि कुमार मुझे माफ कर देना, मेरे दिल ने जो फैसला लिया वो सही था, क्योंकि हम कोर्ट में भी बहुत सारे फैसले लेते हैं और जो सच था और जो जिसके हक में था मैंने वही फैसला किया। तुम्हें इस चीज का बुरा तो नहीं लगा? तभी कुमार कहता है कोई बात नहीं, शायद इस जन्म में हमारा मिलना नहीं लिखा, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। और आंखों में आंसू लिए कुमार वहां से अपना ट्रांसफर करा लेता है और वो दूसरे शहर में जाकर अपना जज का ड्यूटी करने लगता है और वो अपने पति के साथ बेहद खुश रहने लगती है। अब उनके 2 बच्चे हैं और बहुत राजी खुशी वो अपने परिवार में रह रही हैं। आपको कैसा लगा अंजू का फैसला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या उसने सही फैसला लिया या उसने गलत फैसला लिया? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। इन वीडियोस को लाने का बस यही उद्देश्य होता है कि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख लें। जैसा कि अंजू ने एक एग्जाम्पल सेट किया है युवा लड़कियों के लिए, जो नौकरी पाने के बाद अपने पति को छोड़ देती हैं, जिसके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन मंजू ने यहाँ पर एक उल्टा ही एग्जाम्पल सेट किया है। उनके ना बच्चे थे, 11 साल की उम्र में शादी हुई थी, चाहती तो वो उसे छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने समाज के हित में ही फैसला लिया। वाकई में एक अच्छी जज होने का उन्होंने अपना जो उसका कर्तव्य था उसको निभाया। बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक जय हिंद।